लेकिन जब हम लोगों के बीच में गए और धरातल पे जब लोगों से बात की तो लोगों ने खुलकर विरोध किया कि भाई ये केजरीवाल झूठ बोल रहा है, हमारा कोई बिजली का बिल फ्री नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पानी हमारा गंदा आता है, क्योंकि केजरीवाल ये काम नहीं कर सकते। केजरीवाल तो बहानेबाजी करेंगे। अगर तीसरी बार भी आ गया तो वो कहेगा कि भाई मेरे को प्रधानमंत्री काम नहीं करने देते, मेरे को एलजी काम नहीं करने देते। माननीय मनोहर लाल जी ने एक सिस्टम तैयार किया था, उसका लाभ भी इस चुनाव में आपको देखने को मिला और बहुमत से सरकार आई। कामों को ना फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें हो सकता है कहीं देरी हो रही हो। मेट्रो का माननीय मनोहर लाल जी ने कहा था कि पिछली बार धारोड़ा तक इसको लाए गए, लेकिन धारोड़ा के बाद बावल तक आना था इसको दूसरे फेज में। फिर हमने माननीय मनोहर लाल जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको उसके साथ ही उसका काम होने दो और उसके साथ साथ इसका प्रोसेस हम शुरू कर देंगे, इसके साथ ही इसको भी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से मान लिया है और उस पर कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दिल्ली चुनाव में विजय फतह करने के बाद डॉक्टर बनवारी लाल आज अपने आवास पर पहली बार पहुंचे, तो उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले बता दें कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव में जो असंभव माना जा रहा था वो संभव हुआ और कहीं ना कहीं बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद जो सत्ता का सूखा झेल रही थी वहां पर वापसी की और बड़े जोरदार तरीके से वापसी की है। लेकिन उसमें से सबसे बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं हरियाणा का रहा। और रेवाड़ी से जो बावल से पूर्व विधायक हैं, 2 बार लगातार विधायक रहे, प्रदेश सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी नई दिल्ली विधानसभा की। नई दिल्ली विधानसभा सीट वो सीट है जिसे खुद जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे और लग रहा था शायद ये सीट दोबारा फिर से बीजेपी के हाथों से निकल सकते, लेकिन उसको संभव कर दिखा। कैसे वो तमाम चीजें, किस तरह से वो जो प्रयास सफल हुए, उसको पूरी तरह से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस जीत को, और जो असंभव सी चीज लग रही थी उसको कैसे आपने जीत में तब्दील किया? देखो, दिल्ली की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गारंटी उस पर मोहर लगाई है जी। और जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी का जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर मोहर लगाई है। और अरविंद केजरीवाल जो बिल्कुल झूठ के सहारे राजनीति कर रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। तो मैं दिल्ली की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जनता के बीच में जाकर के, खासकर जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों को कहा कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, नल से जल की बात हो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो केंद्र की योजनाएं जैसे आयुष्मान की योजना है या आपकी हर घर नल से जल की योजना है, ये वहाँ लागू नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये गारंटी दी कि अब जब बीजेपी की सरकार आएगी तो आप सब लोगों को ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, जो उसके ऊपर जनता ने वोट दिया। जब आपकी ड्यूटी लगाई थी, 1 महीने का आपका प्रवास रहा, तो लग रहा था कि तमाम जो सर्वे थे, आम आदमी पार्टी हालांकि डाउन दिख रही थी, लेकिन जो नई दिल्ली सीट थी उस पर तमाम जो सर्वे थे कि अरविंद केजरीवाल की जीत बता रहे थे। तो किस तरह का पैटर्न वहाँ पे यूज किया गया? क्योंकि जिस तरह से लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस वहाँ था, आप लोगों को भी रहा होगा, लेकिन कैसे संभव हो पाया? देखो, एक तो जो मीडिया के अंदर बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि भाई बिजली फ्री है, पानी फ्री है, मैंने अच्छे स्कूल बनवाए हैं और आपके मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। लेकिन जब हम लोगों के बीच में गए और धरातल पे जब लोगों से बात की तो उनने कहा कि हमारा कोई बिजली का बिल माफ नहीं है। कोई कह रहा मेरा 80,000 का बिल आ रहा है, कोई कह रहा लाख का बिल आ रहा है, कोई 50,000 का। तो लोगों ने खुलकर विरोध किया कि भाई ये केजरीवाल झूठ बोल रहा है, हमारा कोई बिजली का बिल फ्री नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पानी हमारा गंदा आता है, पानी साफ नहीं आता। तीसरी बात, जो ये झुग्गी झोपड़ियों के लिए जैसे दुष्प्रचार उन्होंने कर रखा था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आपकी झुग्गी झोपड़ियाँ टूट जाएंगी। लेकिन हमने उनको ये आश्वस्त किया कि देश का प्रधानमंत्री जी ने जब कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो आपको मिलेंगे, क्योंकि केजरीवाल ये काम नहीं कर सकते। केजरीवाल तो बहानेबाजी करेंगे। अगर तीसरी बार भी आ गया तो वो कहेगा कि भाई मेरे को प्रधानमंत्री काम नहीं करने देते, मेरे को एलजी काम नहीं करने देते, तो आप लोगों को तो कुछ मिलना नहीं। तो इससे अच्छा ये कि आप बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर भी लेके आओ और आपके काम होंगे। और जो ये बहानेबाजी केजरीवाल लगा रहा है, इससे आपको
छुटकारा मिलेगा। और इस बात को लोगों ने समझा और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। एक कोर वोटर था झुग्गी झोपड़ी, जो पिछले 2 साल की 2 टर्म की बात करें तो वो केजरीवाल के साथ इंटैक्ट दिखाई दिया। लेकिन इस बार आप भी, हम देख रहे थे, आपकी तस्वीरें लगातार आती थी कि आप झुग्गी झोपड़ी में जा रहे थे, लोगों को समझाने में लगे थे। क्या वो वोट बैंक को कहीं ना कहीं नाराज था? क्या किस तरह का उसमें? देखो, मैंने कहा ना कि उनको सिर्फ झूठा आश्वासन दिए जा रहे थे और उनको एक्चुअल में उनको मिल नहीं रहा था। तो अब की बार हमने जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनके ऊपर अच्छा फोकस किया और उनको समझाने का प्रयास किया कि अगर मान लो आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो आप सब लोगों को जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ में मकान देने की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री करेंगे। एक बड़ी बात देखी गई कि जो भ्रष्टाचार के, जब केजरीवाल ने राजनीति में आए तो भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगाए, लेकिन भाजपा क्या उनको अब की बार उसी उनके पैटर्न पर वो घेरने में कामयाब रही? देखो, बिल्कुल हम जनता के बीच में गए और जनता को ये कहा कि जब केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने तो ये कह के आए थे कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई सुविधा नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन उसके विपरीत आज अरविंद केजरीवाल ने कम से कम 50 करोड़ का बंगला बनाया है। उसके बाद गाड़ियाँ खूब महंगी महंगी गाड़ियों में चलता है, सिक्योरिटी खूब ले रखी है, जेड प्लस सिक्योरिटी ले रखी है। तो ये सारी चीज़ें जनता को गुमराह करके वो सत्ता में आए थे, झूठ बोल के आए थे। तो अब जनता को समझ आ गया कि केजरीवाल झूठ बोलता है और झूठ के सहारे उसने सत्ता हासिल की है। तो अब लोगों को समझ आ गई, इसलिए उन्होंने उसको ठुकराया। कहीं ना कहीं जो नकाब था अरविंद केजरीवाल पे ईमानदारी का, वो भाजपा ने उसको बिल्कुल अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके असलियत को जनता के बीच में रखा और जनता ने भी उस पर पूरी मोहर लगाई और जनता ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया और बहुमत की सरकार दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बनाई। डॉक्टर साहब, आप भी हरियाणा में लगातार पब्लिक हाइजीन डिपार्टमेंट आपने संभाला, एक पानी का बड़ा मसला आया कि जो जहर मिला दिया गया, क्या वो टर्निंग पॉइंट मानते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वो पानी पी कर दिखाया? और कहीं ना कहीं देखो, ये जो इस तरह की गुमराह करना, झूठ बोलना केजरीवाल के स्वभाव में है, वो कब क्या किसके बारे में कह दें इसका कुछ नहीं पता। ये इतनी बड़ी झूठ उन्होंने बोली कि भी हरियाणा वालों ने जमुना में पानी में जहर मिला दिया और वो एक इलेक्शन कमीशन तक को शिकायत गई और इलेक्शन कमीशन ने उनसे पॉइंट वाइज पूछा कि भाई कितना जहर मिला है, कौन सा जहर मिला है, कहाँ मिला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे पाए। वो सिर्फ एक झूठ अफवाह फैला करके लोगों को गुमराह करना चाहते थे, लेकिन उसका असर उनके ऊपर उल्टा पड़ा, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने वहाँ जा करके उस पानी को पिया और लोगों को ये बताया कि भाई कोई जहर नहीं है, ये एक दुष्प्रचार है और अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उस बात को लोगों के समझ आई और उसका असर हमारे फेवर में आया और उसके खिलाफ गया। डॉक्टर साहब, एक और बात थी कि केजरीवाल ने चुनाव जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, जब तिहाड़ जेल में गए और आतिशी को बनाई, उन्होंने कहा कि यदि जनता मुझे चुनती है तो ईमानदारी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या हराकर उनको हराकर बेईमानी का सर्टिफिकेट उनको पकड़ा दिया? देखो, बिल्कुल जनता ने पकड़ा दिया। जब उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई मैं अगर हार जाता हूँ तो मैं बेईमान, अगर मैं जीत जाता हूँ तो ईमानदार, तो जनता ने तो सर्टिफिकेट दे दिया उसको, भाई आप ईमानदार नहीं है। तो डॉक्टर साहब, एक आप अपनी भूमिका किस तरह से हम देख रहे थे लगातार आपने 1 महीने तक जिस तरह से आप वहाँ पसीना बहा रहे थे, तमाम जो संगठन के नेता थे एक रचे बसे नजर आए, बिल्कुल जिस तरह से भाजपा में पूरी तरह से किस तरह से भूमिका देखते हैं? तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रभारी थे, विप्लव जी थे या फिर पोखरियाल निशंक जी थे, तमाम लोगों के साथ आपने कदम ताल करते हुए काम किया, तो किस तरह का अनुभव रहा? देखो, पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी थी और उस जिम्मेवारी को हमने पूरी निष्ठा से निभाया और आम लोगों के बीच में गए, जनता हर आदमी को हमने संपर्क करने का प्रयास किया, क्योंकि राजनीति के अंदर जनसंपर्क ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है और हमने उस काम को बड़ी बखूबी से निभाने का प्रयास किया। सभी के, जैसे मान लो रमेश पोखरियाल जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा हमारे विप्लव जी थे, तो इन सब के दिशा निर्देशन पे हमने काम किया और जो भी कहीं कमियां मिली उन कमियों को हमने दूर किया। जो लोग नाराज थे उनको पर्सनली मिलके उनसे बात की और जो भी उनकी शंकाएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया, ताकि भारतीय जनता पार्टी
अच्छी तरह बहुमत से जीत सके। डॉक्टर साहब अपना क्या भविष्य देखते हैं राजनीति में, जिस तरह से, क्योंकि अब की बार टिकट घट गई तो उसमें भी तमाम तरह के बीच में आरोप लगे कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रतिशोध में 2 टिकट कटवा दी गई है, तमाम चीजें उभर के सामने आई। अब किस तरह से देखते हैं कि अभी एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी, पानीपत जैसे बड़े नगर निगम का आपको प्रभारी बनाया गया, संगठन का विश्वास लगातार आप पे दिख रहा है, तो आप किस तरह से उसको देखो, पार्टी में काम करना है, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे और हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पद के लिए मेरी कोई लालसा नहीं है। पार्टी जो भी आदेश देगी, जो भी जिम्मेवारी देगी, उसको हम पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। आपने खट्टर साहब के साथ भी किया और कुछ जब दूसरी सैनी साहब को जब सीएम बनाया गया उनके साथ भी, किस तरह से देखते हैं शासनकाल को, तब के और अब को क्या बदलाव दिखता है? देखो, बदलाव काम में तो अभी ज़्यादा जो खट्टर साहब ने योजनाएं बनाई उन्हीं पे नायब सैनी जी भी काम कर रहे हैं और योजनाएं बड़ी अच्छी थी, जन कल्याण की योजनाएं थी और उनका लाभ भी चुनाव में जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो माननीय मनोहर लाल जी ने एक सिस्टम तैयार किया था, उसका लाभ भी इस चुनाव में आपको देखने को मिला और बहुमत से सरकार आई। और आगे उन्हीं कामों को, जो पहले योजनाएं बनी थी, उनको नायब सैनी जी और बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और नायब सैनी जी जनसंपर्क बड़ी अच्छा रखते हैं, हर आदमी से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है और लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका स्वभाव भी अच्छा मिलनसार है, तो योजनाएं तो पुरानी ही चल रही हैं जो माननीय मनोहर लाल जी की थी, उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। एक बड़े मसले थे जब आप बावल से मंत्री थे, तो प्रदेश के मंत्री थे, एक मेट्रो की बात हुई, एम्स की बात, बड़ा योगदान था आपका एम्स को यहाँ पर लाने में। मेट्रो के लिए भी आपने खट्टर साहब से उस टाइम बात की थी और कहा था कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से उसको मंजूरी मिली। किस तरह से देखते हैं कि बावल में इतने तमाम प्रोजेक्ट आए अब, लेकिन कुछ काम जिस तरह से, एक तो अस्पताल का काम अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, जो कि बनीपुर चौक पर जो काम चल रहा था, किस तरह से देखते हैं पूरे इसको? देखो, कुछ कामों को ना फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें हो सकता है कहीं देरी हो रही हो, लेकिन हम बावल की जनता ने हमें 2 बार विधायक बनाया है, तो हम जो हमारी ESI हॉस्पिटल का काम थोड़ा रुका हुआ, तो जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उनसे भी मिलेंगे हम और इस प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी इस काम को सिरे चढ़ाया जाए। और हमारा जो ये बनीपुर चौक है, इसमें भी कुछ क्या समस्या है इसके बारे में? आपके जाने के बाद रुक सी गया है, वो काम ही नहीं हो पा रहा है। चलो, मैं यही तो कह रहा हूँ, कुछ काम के पीछे दौड़ना पड़ता है, तो उसमें कहीं कमी रही होगी, तो उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेट्रो को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि आप मेट्रो का मेट्रो का माननीय मनोहर लाल जी ने कहा था कि पिछली बार धारोड़ा तक इसको लाए गए, लेकिन धारोड़ा के बाद बावल तक आना था इसको दूसरे फेज में। फिर हमने माननीय मनोहर लाल जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको उसके साथ ही उसका काम होने दो और उसके साथ साथ इसका प्रोसेस हम शुरू कर देंगे, इसके साथ ही इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो वो काम अब उन्होंने सैद्धांतिक रूप से मान लिया है और उस पर कार्रवाई हो रही है। आज संत गुरु रविदास जयंती थी, कल आपको शायद कुरुक्षेत्र या हिसार में थे, आज रेवाड़ी में एक बड़े कार्यक्रम में थे, आज क्या संदेश देंगे आज के दिन? कुछ समता मूलक समाज की जो संत गुरु रविदास जी ने मैसेज दिया था, प्रयास किए, वो कितना सफल हो पाए हैं? संत गुरु रविदास जी की जो जयंती है, जन्मदिन है, उसको पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और हमारी सरकार ने भी 10 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, हफ्ता मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में कल मैं जींद जिले में दमतान साहब गया हुआ था, वहाँ भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और संत रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आज रेवाड़ी के अंदर भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, लोगों ने संत गुरु रविदास जी को अपने नमन किया। गरीब अमीर का बड़ा बीच में बड़ी खाई थी, तो उन्होंने एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि हर इंसान एक जैसे होते हैं, इंसान में कोई भेद नहीं होता, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और काम को उन्होंने महत्वता दी। कर्म ही पूजा है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, आप किसी भी काम को अगर मन से करोगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। तभी उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न,
छोटे बड़े सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। तो उनका जो सोच थी, उस सोच को आज हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आप तो भी प्रभारी हैं पानीपत के, पूरे प्रदेश का सिनेरियो क्या देखते हैं और कितना चुनौती मानते हैं बाकी अदर पार्टी? देखो, मेरे को कोई चुनौती नहीं लगती इस निकाय चुनाव में, क्योंकि हमारी अभी अक्टूबर के अंदर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है और लोगों ने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनकी गारंटी पर मोहर लगाई है। और जब 2 जगह हमारी सरकार है, केंद्र में भी, प्रदेश में, और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, निकाय है, ये निकाय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो काम बड़ी तेजी से होंगे, डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो अब हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है कि हम जो लोकल बॉडीज की सरकार है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर आगे काम कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियों का तो अब वजूद खत्म हो गया, आपने देख भी लिया होगा। एक जब आप यहाँ से मंत्री थे, विधायक थे, तो एक लंबी फहरिस्त थी विकास कार्य की। ऐसे वो काम थे जो आप लगातार जिस पे आप काम कर रहे थे, और वो कौन से काम है जो पूरे आप अभी भी उसके साथ काम कर रहे हैं और पूरे होने चाहिए थे? देखो, अभी एक तो जो कॉलेज है, महिला कॉलेज, वो तो लगभग पूरा हो गया है वैसे, और एक हमारा शॉपिंग मॉल है, वो भी पूरा हो गया है। एक हमारा जो बनीपुर चौक पर जो फ्लाईओवर बना है, ये अधूरा चल रहा है, इस पर कार्रवाई होनी है। एक ESI हॉस्पिटल में थोड़ा काम बचा है, इस पर थोड़ा काम तेज़ी से करना है। और एक जो हमारा मिल्क प्लांट है, जो 5 लाख लीटर का, जो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मिल्क प्लांट विटा का लगना है, उसकी 4 दुआरी होगी है, और उससे भी आगे अब काम बढ़ाना है, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों को और सुविधाएं मिले। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, उस लिहाज से यहाँ के जो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता, आपने भी तमाम प्रयास किए होंगे, तो क्या लगता है कि वजह क्या है इसके पीछे? देखो, बावल के जो इंडस्ट्री जो कंपनी के लोग हैं, ये कई बार लोकल को, सब जगह ही करते हैं, लोकल को इसलिए नहीं लेते कि भाई यूनियनबाजी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, ITI है या पॉलिटेक्निकल के स्टूडेंट हैं, इन सब को तो ये ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो लेबर क्लास है उसमें थोड़ी दिक्कत करते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां रखती भी हैं। कुछ कंपनियों का जो अनुभव ख़राब है कि भाई कई बार स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं थोड़ा, तो उसमें थोड़ा प्रेज करते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेते। बावल के लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच में रहते हैं, तमाम लोगों को शिकायतें भी लेकर आते होंगे सरकार की ओर से, हालांकि तमाम प्रयास हैं कि समाधान शिविर हो या फिर मुख्यमंत्री की ओर से तमाम आदेश दिए गए, किस तरह से देखते हैं? लोग आते भी होंगे आपके पास? देखो, लोग आते हैं क्योंकि समस्याएं तो रहती हैं। जी जी। जो भी लोग मेरे पास आते हैं तो हम उनका जो भी काम होता है वो अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, उनके सामने फ़ोन करते हैं और उनका समाधान करवाने का पूरा मैं प्रयास करता हूं, और लोगों का संतुष्टि भी मिलती है। और जो भी काम लेके आएंगे, हम आगे भी काम करते रहेंगे, जनता के लिए ही हैं हम। डॉक्टर साहब, जैसे अभी लोगों में बिजी रहते हैं, तो अभी जिस पहले आप अस्पताल में बिजी रहते थे, क्या कुछ ऐसा भी सोचा है कि थोड़ा पेशेंट देखें या कुछ लोगों को इस माध्यम से भी सेवा करी जाए? देखो, इच्छा तो रहती है कि भी मरीज देखें लोगों को, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। लेकिन टाइम नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है। नहीं तो हमारा मन करता है कि भाई डॉक्टर है, हम बेसिकली तो मैं डॉक्टर ही हूँ जी जी, और प्रोफेशन मेरा अच्छा है, मैंने बड़ा इंटरेस्ट से भाई 20-30 साल मैंने काम भी किया है जी जी, और अब भी मन करता है कि भाई कोई आता है तो मैं दवाई भी लिख देता हूँ जी जी, लेकिन वो रेगुलर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। दिल्ली में चुनाव फतेह करने के बाद आज बावल पहुंचे थे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। किस तरह से एक बड़ा बरगद का पेड़, जो कि अरविंद केजरीवाल माना जा रहा था कि शायद वो नहीं हार पाएंगे, लेकिन उनको वहां से हराया भी और दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी की वापसी की है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो भाजपा की जो कार्यकर्ता होते हैं, कहीं रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियों में लगातार पसीना बहा गया, उसका असर था कि कहीं ना कहीं कमल खिलने में कामयाब और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर भाजपा ने वापसी की है। लगातार तमाम मसलों पर उन्होंने अपनी बातें रखी है। नमस्कार।